नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इलाहाबाद बिजली विभाग के 3 जूनियर अभियंताओं पर कार्रवाई के निर्देश। कासगंज थाना क्षेत्र के गांव में 4 लोगों ने की घर में फायरिंग। रायबरेली में अवैध गांजा तस्कर 6 क्विंटल गांजा के साथ हुए गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उपभोक्ताओं के घरों में फर्जी जांच पर केस की वसूली करने वाले विद्युत निगम मुरादाबाद के 3 जूनियर अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई की रिपोर्ट मुख्य अभियंता मुरादाबाद हल्फनामे के रूप में कोर्ट में दाखिल करें। यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस दिनेश पाठक की खंडपीठ ने कल्पना रानी की याचिका सुनवाई करते हुए दिया। याची की ओर से शिकायत की गई थी कि उनके घर में कुछ लोग पहुंचे और अपने को विद्युत निगम के कर्मचारी बताते हुए मीटर आदि की जांच करने लगे। उन्होंने याची पर पेनल्टी भी लगा दी। उसे शंका हुई तो उसने डीएम और कमिश्नर से शिकायत की। मामले में जांच हुई तो कार्रवाई फर्जी पाई। कासगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अनी गांव में बीती रात एक घर में सो रहे लोगों पर 4 लोगों ने घुसकर फायरिंग की, जिसमें सो रहे एक लड़के को लगी गोली और दूसरा लड़का हुआ घायल। गोली की आवाज सुनकर घर के सारे लोग जग गए। तभी हमलावर वहां से भाग निकले। घर वालों ने 112 नंबर पर सूचना दी, लेकिन काफी देर तक 112 नंबर नहीं पहुंची। तब घर वालों ने कासगंज थाना क्षेत्र पर सूचना दी। आनन फानन में दोनों घायल लड़कों को बहराइच मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित के पिता द्वारा पुलिस को तहरीर दे दी गई। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके जांच शुरू कर दी। डॉक्टर साहब, कल कैसरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 लड़के घायल अवस्था में आए हैं। क्या स्थिति है उनकी और कैसे लगी है चोट? उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर अभी नहीं बता सकते। कैसरगंज थाना क्षेत्र के दोनों युवक हैं और आंशिक रूप से घायल हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी। ऐसा उनका कहना है कि गोली चली है, लेकिन अभी ऐसा कोई साक्ष्य है नहीं हमारे पास। रात के 2 बजे पुलिस को ये सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा एक घर में घुस के फायरिंग की गई है, जिसमें 2 लड़कों को चोट लगी है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जिनकी स्थिति सामान्य है, सामान्य चोटें हैं। इस प्रकरण में जो पीड़ित हैं उनके परिजनों द्वारा अपने ही गांव के, अपनी ही बिरादरी के 4 लोगों के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस घटना की जो वजह बताई जा रही है, तो परिजनों का ये कहना है कि पिछले दिसंबर माह में जो जिन लोगों ने गोली चलाई है, उनके घर के एक सदस्य को गुजरात में, जो वर्तमान में पीड़ित परिवार है, उनके एक परिजन के द्वारा हत्या कर दी गई थी और उस हत्या में अभी इनके परिजन जेल में भी हैं। तो इसी घटना की वजह से बदला लेने के लिए उन्होंने यह घटना कारित की है। अभी विवेचना प्रचलित की गई है और यह पता लगाया जा रहा है कि वास्तविक कारण क्या है और इसमें वास्तविक अभियुक्त कौन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीउद्दीन उर्फ रसिया है। आपके लड़के को गोली लगी है, कैसे लगी है, कैसे हुई है घटना? ये बच्चे सो रहे थे हमारे घर के आंगन में और आदमी सामने के गेट से चल के ऊपर आया। 2 आदमी ऊपर थे और 2 आदमी अंदर आ चुके थे, तो उस साइड की खिड़की खोल के खड़े हो गए। उसके बाद उन लोगों ने जो है गोली चलाया। उन्होंने सोचा कि मैं सो रहा हूँ चादर ओढ़ के, पंखा चल रहा था, और जो गोली मारा तो मैं था नहीं, मैं छत के ऊपर लेटा हुआ था, मैं और मेरी वाइफ। उसके बाद में जब हल्ला मचा, कस के नीचे से बेटी की हमारे रोने की आवाज़ आई बच्चों की, तो बहुत तेजी में भगे। तो ये लोग खिड़की खोल के और भाग रहे थे घर के दक्षिण साइड में, और दूसरे मकान की खिड़की खुली हुई थी और ये भाग के निकल गए। अब हमने फ़ोन लगाया 112 का, और 112 में
42 मिनट तक हमारे पास कोई गाड़ी नहीं पहुंची। फिर हमने इन लोगों को लादा मोटरसाइकिल पे और हम बहुत तेज भगे केसरगंज थाना, और थाने पहुंचे। थाने से फिर लोग अस्पताल लेके पहुंच गए। फिर वहाँ नाम गिराम सब होने लगा। कोतवाल साहब और सीओ साहब सब हमारे गांव पहुंचे। घर गांव मिला है थाने से। वो लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हमने पहचाना लोगों को कि 3-4 लोग हैं। नाम बता। चार लोगों का नाम दिया। हमारे गोलू का मेरा नाम जुम्मन है, जुम्मन थे, पप्पू, मुंशी सेठ, ये चंडीगढ़ बद्दी में इनका बिजनेस है, घर पे है, और एक आकिब है। पहले से कोई पुरानी रंजिश है कि ऐसे ही? नहीं, हमारी कोई रंजिश नहीं किसी से। घर के अंदर किस लिए कूदे, क्या मकसद था उनका? एक मर्डर हुआ था गुजरात में, बीच में अभी 4-5-6 महीना पहले मेरे भांजे ने मारा था। वो लोग इस वक्त जेल में हैं। इस वक्त बाप बेटे सब जेल में हैं। उसने कबूल कर लिया कि मैंने मारा था, तो वो जेल में है। तो भाई जब हम लोग का वहाँ कोई बिजनेस नहीं है वापी गुजरात में या महाराष्ट्र में, तो हम क्या अपने गांव में नहीं रहेंगे? हम एक ट्रक ड्राइवर हैं। हम एक ट्रक ड्राइवर हैं। इस टाइम शुगर की वजह से हम गाड़ी में नहीं चला पा रहे हैं। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक तो किसी की नहीं। एक लड़का सिर्फ जो है बंद किया गया है और 2 आदमी अलग बैठा ले गए हैं। 3 लोग जो पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? अब पुलिस की तरफ से ये जो जैसा पुलिस करे, हम क्या बताएं। पुलिस तो हमसे कह रही है कि आपके साथ गलत नहीं हो सकता। किस गांव की घटना है? आईनी गांव, आईनी हसीनती, थाना कैसरगंज, जिला बरेली। रायबरेली पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। अवैध गांजा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए गांजे की कीमत भारतीय मुद्रा के अनुसार 2 से 2.5 करोड़ बताई जा रही है, जबकि यही गांजा विदेश में हो रही बिक्री की कीमत 5 से 6 करोड़ रुपए बताई गई। करोड़ों रुपए के अवैध गांजे के साथ 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिसके पास से अवैध शस्त्र व कारतूस भी बरामद हुआ। चेकिंग के दौरान थाना डलमऊ क्षेत्र के पुलिस व एसओजी टीम ने संयुक्त प्रयास से भीमगंज मोड़ बैरियर पर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई डीसीएम के अंदर 116 बंडल में कुल 6 कुंटल 12 किलोग्राम अवैध गांजा पकड़ा। पकड़े हुए रघुनाथ गैसोई निवासी, ताज रोड निवासी लुधियाना पंजाब और संतोष राठौड़ निवासी वार्ड नंबर 23 शिव कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर थाला लुधियाना पंजाब के रूप में दोनों की पहचान हुई। दोनों पर संबंधित अपराध के तहत मामला पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु जेल भेज दिया गया है। सर, एक गुड़वन हुआ है क्या? पूरा मामला कैसे लोग तस्करी करते थे, कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, आज थाना डलमऊ और सर्विलांस और स्वाट की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं रघुनाथ गोसाई, जो लुधियाना के रहने वाले हैं। दूसरे हैं संतोष राठौर, जो लुधियाना ग्रामीण के रहने वाले, ओरिजिनली कानपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों के कब्जे से करीब 6 क्विंटल 12 किलोग्राम ये गांजा बरामद हुआ है, अवैध कॉन्ट्राबैंड बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए के आसपास है। रफ एस्टिमेट एक ये है। इनके कब्जे से एक डीसीएम बरामद हुई है, जिसमें ये गांजे की जो बोरियां थी वो रखी थी। इसके अलावा इनके पास से 2 तमंचे और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इनका ड्राइविंग लाइसेंस, एक ATM और 900 रुपया कैश बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्त गणों से बहुत सघनता से पूछताछ की गई है और पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि उड़ीसा के एक पर्टिकुलर पॉइंट से ये गांजा प्रोक्योर करते थे और पंजाब में जा कर के इसको ये बेचते थे एट डिफरेंट रेट्स। जो इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, उनके बारे में तहकीकात की जा रही है। इस ट्रेड में इनके साथ और बाकी लोग भी जो शामिल हैं, उनकी भी उनके नाम पता करके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन अभियुक्त गणों का पूरा डॉसियर और त्रिनेत्र जो इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उसमें अपलोड कराया जा रहा है और इनसे पूछताछ करके और भी जो फर्दर एक्शन इसमें होना है, वो हम लोग आगे कराने का प्रयास कर रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास क्या रहा? पहले से कोई आपराधिक इतिहास? पहले से इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और तो इन्होंने ये बताया है कि पूर्व में भी 1-2 चक्कर ये लगा चुके हैं, जब वे पुलिस की निगाह से बच के निकल गए थे। इसमें से एक दूसरा अभियुक्त जो है संतोष राठौर, उसके विरुद्ध इसके नेटिव जनपद के थाने में एक मुकदमा लिखा गया है, लेकिन उस मुकदमे में बाद में FIR लग गई थी। बाकी इन लोग का ये पहला क्राइम तो पहला नहीं है, प्रकाश में पहली बार आया।
अब खबर आगरा से। भारत अब सांप और सपेरों का देश नहीं रहा। अब भारत के प्रधानमंत्री स्वागत में अमेरिका जैसे राष्ट्र रेड कारपेट में स्वागत करते हैं। ये कहना था केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में किसान समक्ष हो रहा है, तो वहीं मजदूर को उसकी मजदूरी मिल रही है। इसके साथ ही नगरों को मेट्रो से जोड़ा जा रहा है। आज भारत में 3 तलाक से लेकर कश्मीर में धारा 370 का मामला हो या भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का, सभी काम कुशलता और शांतिपूर्वक तरीके से हो रहे हैं। धारा 370 जैसा महत्वपूर्ण काम पीएम मोदी ने कर दिखाया है, क्योंकि जिसके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था। इसके साथ ही डीबीटी एक ऐसा काम है जो मील का पत्थर साबित हो रहा है। ताज नगरी आगरा की बात करें तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट, आगरा मेट्रो या फिर हर घर में नल के तहत गंगा जल, आज आगरा के देहात में भी गंगा जल पहुंचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इससे समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर से लेकर देहात के लोगों तक के लिए कितना सजिंदा है। बात करें 8 साल हो चुके हैं, आपने भी 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। आगरा को क्या सौगातें मिली, थोड़ा बताइए। आप जहाँ जा रहे होंगे मेट्रो के पिलर्स इस समय आपको फटते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। मेट्रो का काफ़ी हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। गंगा जल आप लोग पी रहे हैं और एक बहुत बड़ी सौगात आगरा को ये मिल रही है, हम थोड़े लेट हो गए हैं आगरा देहात में, कि नल के द्वारा जल जीवन शक्ति के मिशन हम अंडरग्राउंड वाटर की पहले योजना बनाई थी। अब ये कहा गया है कि चूंकि आगरा में 15 में से 14 ब्लॉक डार्क हैं, इसलिए भूगर्भ वाला जल है ये बहुत समय तक नहीं चलेगा। इसलिए अब एक योजना बनी है, टेंडरिंग प्रोसीजर में है। गंगा जल के द्वारा जैसे शहर में आ रहा था अमृत योजना में, अब जल जीवन मिशन के तहत हर गांव के मजरे को नल के द्वारा जल मिलेगा। और ज़्यादातर बीमारियां दूषित पानी के कारण हुआ करती थी, अब आप थोड़े समय बाद देखेंगे कि बीमारियों में कमी आएगी। और सबसे बड़ा काम अब क्या है, एक्चुअली ज़्यादा काम हो जाते हैं तो याद नहीं रहते हैं। कोरोना काल में विकसित राष्ट्रों से भी ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट श्री मोदी जी ने किया। समय रहते हुए कर्फ्यू लगाया, भारत बंद किया और उस पर कंट्रोल किया। दूसरी बात ये भी है कि भारत में बनी है वैक्सीन का उम्र 8-10 साल में रिसर्च के बाद बनती है, जो 13 महीने में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीन बनी और उसको लगवाने का भी काम किया। और हमने कोरोना पर विजय प्राप्त करने का काम किया, जो विकसित राष्ट्र भी नहीं कर पाए थे। और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस समय भारत सपेरों का देश नहीं है, इस समय मदारियों का देश नहीं है, जादूगरों का देश नहीं है। इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जब प्रधानमंत्री कहीं विदेश में जाते हैं तो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट उनको मिलता है। और जब मैंने देखा था, जब मैं नरेंद्र मोदी जी के पहली साल में जब मैं एमपी था, तो रिपब्लिक डे की परेड पर भूटान के राष्ट्रप्रधान राजा आए थे और अगले साल अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे। एक साल में क्या इतना देश ने उन्नति कर ली कि भूटान के राजा मनमोहन सिंह के समय 2013 में भूटान के राजा हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। मैं नहीं कहता कि भूटान छोटा देश है तो, लेकिन प्रोटोकॉल होता है। और अगली साल बराक ओबामा आ जाते हैं। और मैं जब चौंक गया जब मोदी जी ने कहा मैं और बराक आपस में बातें करते हैं, मैंने कहा ये असली में गठन हो गया। अमेरिका में बहुत बड़ा माना जाता है फर्स्ट नेम लेना। फिर कहा मैं और बराक जोक्स करते हैं। अरे मैंने कहा ये जानबूझ के कह रहे हैं। मुझे सतपाल कौन कह सकता है? या तो मेरा यार कह सकता है या मेरे से बड़े कह सकते हैं। बाकी सतपाल कहना प्रोटोकॉल में उचित नहीं है। इस नाम से मेरे से बड़े और मेरे माँ बाप कह सकते हैं। तो बराक कहना एक अपने बाप ये कह दिया कि हम अमेरिका के बराबर हैं, अथवा कहीं ना कहीं थोड़े तुमसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप में बड़े भी हैं। भगवान श्री कृष्ण की खेल भूमि यानी वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही निःशुल्क भोजन की सुविधा मिलने वाली है। मथुरा के वृंदावन में पर्यटन विभाग अन्नपूर्णा भवन बनने जा रहा है। भवन का निर्माण कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। इसे पूरा होते ही एक सामाजिक संगठन को सौंप दिया जाएगा, जो इसका संचालन करेगा। वृंदावन में मथुरा मार्ग पर जयपुर मंदिर के समीप बन रहे अन्नपूर्णा भवन में तैयारियां अंतिम दौर पर है। भवन निर्माण पूरा हो चुका है, रसोई बनकर तैयार है। यहाँ एक बार में 600 लोग बैठकर भोजन कर सकते हैं। श्रद्धालुओं को यहाँ निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा।
अब खबर बदायूं से, जहां विधानसभा भाजपा के विधानसभा विधायक हरीश शाके को दिया ज्ञापन। उज्जाई नगर बरीवाले बाईपास पर सुलभ शौचालय बनवाने एवं शीतल जल प्याऊ लगवाने के लिए ज्ञापन। नगर उज्जाई जो कि 114 बिलसी विधानसभा में पड़ती है, नगर उज्जैन में के बाईपास पर सुलभ शौचालय बनवाने एवं शीतल जल प्याऊ लगवाने के लिए 114 बिलसी विधानसभा भाजपा विधायक हरीश शाके के आवास पर जाकर शिवम शर्मा मठ मंदिर एवं विश्व हिंदू परिषद से नगर संयोजक एवं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की नगर उपाध्यक्ष महिला मोर्चा कल्पना मिश्रा ने ज्ञापन दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।